ठीक है। तो बेसिकली पिछले कल हमने कंप्लीट कर लिया था आपके पास बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। आज हम बात करेंगे आपके पास वो हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस की, ठीक है? अब देखो जो आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है, उससे हमें क्या पता लग गया कि जो बायोटेक्नोलॉजी है रही है हमारे पास वो रिकॉम्बिनेंट चीज़ें बनाने में हेल्प कर रही है, ठीक है? तो बायोटेक्नोलॉजी से हम क्या कर रहे हैं, मान लो मेरे पास ऑर्गेनिज्म 1, ठीक है? मान लो ये मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? और ये मेरे पास ऑर्गेनिज्म सेकंड है, ठीक है? कोई सेकंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है? अब जो मेरे पास फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, इसकी कोई जीन है जो क्या कर रही है, मेरे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी, इसको हम बोलेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? तो ये जीन क्या कर रही है किसी चीज़ के लिए, मान लो ये किसी उम, एंटीबायोटिक के लिए शो कर रही है या किसी और चीज़ के लिए क्या कर रही है, फ़ायदा दे रही है, ठीक है? तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज़्म है, ठीक है? उसमें से अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है? ये हो गया मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। और जो सेकंड ऑर्गेनिज्म है जिसको इसकी नीड है, ठीक है? उसमें हम क्या करवा रहे हैं, द हेल्प ऑफ वेक्टर और विदाउट वेक्टर। या तो हम वेक्टर की हेल्प लेंगे या तो वेक्टर की हेल्प नहीं लेंगे, वेक्टरलेस कल्चर करेंगे, ठीक है? और इसको कहाँ पे ऐड करवा रहे हैं, जो आपके पास सेकंड ऑर्गेनिज्म है, उसके डीएनए के साथ इसको कंबाइन करवा दे रहे हैं, ठीक है? अब जितनी बार क्या होगा, जो होस्ट का डीएनए होगा वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, उतनी बार हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट रेप्लिकेट करेगा। और जीन ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली क्या है आपके पास? हम बोल रहे हैं ये क्या है? जीन। जीन मतलब पीस ऑफ डीएनए है। ठीक है? यहाँ पे जीन मीन्स पीस ऑफ डीएनए। तो जो आपके पास जीन है, ठीक है? जो पीस ऑफ डीएनए है वो बेसिकली कैसे काम करेगा? वो बनाएगा एमआरएनए, ठीक है? और एमआरएनए से क्या बनाएगा? प्रोटीन, ठीक है? और ये जो प्रोटीन है वो क्या करेगी? अब एक्सप्रेशन शो करेगी, ठीक है? खुद को एक्सप्रेस करेगी। मतलब इसका अपना डिफरेंट फिनोटाइप होगा, ठीक है? अब जो पहले जो डीएनए था, उसका जो फिनोटाइप था, ठीक है? यहाँ पे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट थी, उसका फिनोटाइप क्या था? अलग था। अब यहाँ पे जो फिनोटाइप आया, वो क्या आया? डिफरेंट आया, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमने उसको ऐड कर लिया और जैसा हम डिज़ायर्ड कैरेक्टर चाहते हैं, वैसा ही हमारे पास क्या आ जाएगा? फिनोटाइप आ जाएगा, ठीक है? ये हमने किसमें पढ़ा? ये हमने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है, उसकी एप्लीकेशंस कौन-कौन सी हैं, ठीक है? तो जो आपके पास बायोटेक है, उसकी एप्लीकेशंस हम बायो फार्मास्यूटिकल्स में पढ़ते हैं, थेराप्यूटिकल्स में पढ़ते हैं, डायग्नोस्टिक में पढ़ते हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गया, प्रोसेस ऑफ फूड हो गया, बायो रेमेडिएशन हो गया, वेस्ट ट्रीटमेंट हो गया और एनर्जी प्रोडक्शन। तो इन सभी चीज़ों में हम किसका यूज़ करेंगे? हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़। क्लियर है? ठीक है? अब देखो जो आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है, जो उसकी जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है? इसकी बेसिकली जो एप्लीकेशंस हैं, उसके बेसिकली 3 क्राइटेरिया हैं, ठीक है? जो रिसर्च में हेल्प करें बायोटेक में, ठीक है? तो सबसे पहले हम बायोटेक का यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक ऐसा कैटालिस्ट चाहिए, ठीक है? आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि बेसिकली कैटालिस्ट क्या करता है, जो किसी भी रिएक्शन को क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है, ठीक है? तो बेसिकली हम बायोटेक का यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ऑर्गेनिज़्म था, ठीक है? उसमें मेरे पास ये डीएनए था या फिर मेरे इसका जो एक पीस था वो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है? अब इसमें म्यूटेशन होती है और चेंज आता और फिर कोई फिनोटाइप आता, ठीक है? उसमें क्या लगना था, बहुत टाइम लगना था, ठीक है? अगर इसमें क्या होती बेसिकली मेरे पास कोई भी डीएनए है, इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट ना बोल के मान लो मैंने बोल दिया डीएनए है, ठीक है? तो बेसिकली ये जो डीएनए है, इसको अगर इसमें म्यूटेशन आती, पॉजिटिव म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, आपको पता है म्यूटेशन की वजह से ही क्या होता है, वेरिएशन आती है, चेंज आता है, ठीक है? तो इसमें म्यूटेशन आती, हो सकता है वो पॉजिटिव होती, हो सकता है वो नेगेटिव होती, ठीक है? और फिर क्या होता है, डिफरेंट फिनोटाइप आता। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? डायरेक्ट हमारे पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसी को हम क्या कर ले रहे हैं, कट कर दे रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और इंसर्ट करवा दे रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली आपके पास जो बायोटेक है वो क्या कर रहा है, एक बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है? प्रोवाइड बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म of improved organism, usually a microbes or a pure enzyme,
ठीक है? तो किसकी फॉर्म में? या तो माइक्रोब्स के फॉर्म में या तो किसी एंजाइम की फॉर्म में हमें क्या मिल रहा है? प्योर कैटलिस्ट मिल रहा है। जो कैटलिस्ट क्या कर रहा है? हमारा जो डिजायर्ड करैक्टर है, ठीक है? उसको ऑब्टेन करने में हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक है? और रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, ठीक है? दूसरा जो मेन क्राइटेरिया है वो है क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट, ठीक है? ऐसी कंडीशन तैयार करना जिससे क्या हो सकता है? जो कैटलिस्ट है वो अपना मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक है? तो हमने बेसिकली जो भी हमने प्रोसेस करी उसमें हमने क्या किया बेसिकली, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी में जो हम प्रोसेस करते हैं वो हम करते हैं लैब में। मतलब ये जो सारी प्रोसेस है वो कैसी है? इन विट्रो है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करवा जा रही हैं कैटलिस्ट की फंक्शनिंग के लिए, ठीक है? ताकि क्या कर सके, जो हमने कैटलिस्ट बनाया वो अपनी प्रॉपर मैक्सिमम अपना काम कर सके, ठीक है? और जो लास्ट है वो है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, ठीक है? जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने अपना डिजायर्ड प्रोटीन अपना डिजायर्ड जीन क्या किया, एक्वायर किया, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई करें और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करें। क्लियर है? ठीक है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो बेसिकली जो हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली जो हम बायोटेक की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डिफरेंट फील्ड्स में, ठीक है? फर्स्ट है एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर में बायोटेक की क्या इंपॉर्टेंस है? दूसरा हम पढ़ेंगे मेडिसिन, ठीक है? और थर्ड हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है? अब देखो जो एग्रीकल्चर है उसमें हम बेसिकली जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे, एक तो मेन हमारे पास रहेगा जहां से क्वेश्चन आता है बीटी कॉटन, ठीक है? दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे गोल्डन राइस की। थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पे टोमेटो की, ठीक है? जिसका नाम है फ्लावर शावर टोमेटो, ठीक है? और फोर्थ हम बात करेंगे यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस की, आरएनए आई, ठीक है? मेडिसिन में हम दो जो आपके पास इंपॉर्टेंट हैं जिनमें से आपको क्वेश्चन आता है उन्हीं की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे हिमोलिन की, ठीक है? हिमोलिन क्या है आपके पास? मॉडिफाइड इंसुलिन है, ठीक है? ये क्या आपके पास? इंसुलिन, ठीक है? जो हमने जेनेटिकली बेसिकली बायोटेक का यूज करके क्या किया है, उसको फॉर्म किया है, मॉडिफाइड किया है, ठीक है? और एक हम बात करेंगे जीन थेरेपी की, ठीक है? और ट्रांसजेनिक एनिमल्स में यहाँ पे हम बात करेंगे एक तो आपके पास काऊ की, ठीक है? रोजी। एक हम बात करेंगे यहाँ पे शिप की, ट्रांसजेनिक शिप की, ठीक है? जिसका नाम है ट्रेशी, ठीक है? तो बेसिकली ये जो आपके पास रहेंगे ये इंपॉर्टेंट रहेंगे इसमें। क्लियर है? तो बेसिकली हम जो आपके पास एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है तो आपके पास वो किसमें हेल्प करती है? एग्रीकल्चर फील्ड में करती है, मेडिसिनल फील्ड में करती है और ट्रांसजेनिक एनिमल की फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है? अब फर्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है? तो हम फर्स्ट यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है? अब देखो जो आपके पास एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर है उसमें बेसिकली थ्री ऑप्शंस फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, ठीक है? तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? थ्री ऑप्शंस हैं फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। फर्स्ट है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। अब देखो यहाँ पे नाम से ही हमें पता लग रहा है, यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है एग्रोकेमिकल, ठीक है? कि हम एग्रीकल्चर की फील्ड में किसका यूज कर रहे हैं? केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। जैसे हो गया आपके पास पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है? जब हम क्या कर रहे हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, एग्रीकल्चरल फील्ड में
जब हम बेसिकली केमिकल्स का यूज कर रहे हैं सच एज इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, इन सारी चीजों का हम यूज कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, अब बेसिकली हम इनका यूज क्यों कर रहे हैं, जो भी हम आपके पास केमिकल्स हैं उनका हम यूज इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सके, जो आपके पास प्रोडक्शन है, ठीक है, आप इल्ड को क्या कर सको, इंक्रीज कर सको। ठीक है, तो इल्ड को इंक्रीज करने के लिए जो प्रोडक्शन है, एनुअल प्रोडक्शन है, उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं आपके पास। ठीक है, ताकि उन पे कोई इंसेक्ट ना लगे, कोई पेस्ट ना लगे। ठीक है, साथ में फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है ताकि उनकी प्रोडक्शन क्या हो, बेटर प्रोडक्शन हो। ठीक है, अब देखो सेकंड है आपके पास, वो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। अब देखो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है आपके पास, जिसमें हम सिर्फ ऑर्गेनिक चीजों का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड है हमारे पास ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में ना ही हम पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे नो केमिकल यूज्ड। ठीक है, यहाँ पे किसी केमिकल का यूज नहीं हो रहा है, इंस्टेड यहाँ पे किसका यूज किया जा रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज किया जा रहा है। ठीक है, सच एज मैन्योर। ठीक है, मैन्योर और ग्रीन मैन्योर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक आपके पास एग्रीकल्चर और जो आपके पास एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर है, उन दोनों में कंपैरिजन करूं तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पे यूज हो रहा है केमिकल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास यील्ड है, प्रोडक्टिविटी है, वो तो इंक्रीज हो रही है, बट अगर मैं बात करूं सॉइल की, ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में, वहां पे जो इल्ड है, ठीक है, एनुअल प्रोडक्टिविटी है, वो क्या हो रही है, वो आपके पास मॉडरेट ही है, वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है, इसके कंपैरिजन में कम ही है। ठीक है, बट यहाँ पे सॉइल पे इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, नो नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, अब देखो इन दोनों को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, इन दोनों चीजों को हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि हमारी सॉइल पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, सॉइल भी हमारी सही रहे। ठीक है, सॉइल भी हमारी कैसे रहनी चाहिए, फर्टाइल रहनी चाहिए। ठीक है, और इल्ड भी हमारी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, हाई प्रोडक्टिविटी हमारे पास होनी चाहिए। तो इन दोनों चीजों को ओवर करने के लिए हमारे पास जो थर्ड फील्ड है वो आती है, और वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो थर्ड हम बात करते हैं आपके पास, तो आपके पास थर्ड बेसिकली बात आती है, जो थर्ड आपके पास कल्चर है वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड कल्चर में हम क्या कर रहे हैं, ना तो हम किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसी भी केमिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम केमिकल का यूज भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ पे केमिकल का यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सॉइल की जो आपके पास सॉइल पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, कोई वाटर पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है और कोई सॉइल पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ सॉइल, इम्पैक्ट ऑन सॉइल। ठीक है, सॉइल पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, साथ में हमें क्या चाहिए, इसका यूज कर रहे हैं तो हमें जो यील्ड है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हाई है। ठीक है, तो इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, अभी हम ज्यादा जो प्रेफरेंस देते हैं वो किसको देते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, जीएमओ। ठीक है, आपने सुना होगा, जो आप बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके पास एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके बताए हैं एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट। ठीक है, तो आपके पास
जब मैं क्या कर रही हूँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रही हूँ किसी भी प्लांट को, तो उससे क्या हो रहा है, इट मेक क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। ठीक है? तो क्या हो रहा है, जो मेरा प्लांट है वो क्या है, अब पहले से ज़्यादा क्या कर सकता है, एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकता है। ज़्यादा कोल्ड को, ड्राउट को, सॉल्ट कंडीशन को और हीट को टॉलरेट कर सकता है एज़ कंपेयर टू वो पहले कितना कर पा रहा था। ठीक है? दूसरा क्या हो गया, पेस्ट रेजिस्टेंस, क्रॉप रिड्यूस यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। ठीक है? मैंने क्या किया, मैंने प्लांट ही ऐसा बना दिया, ठीक है? जेनेटिकली मॉडिफाइड में मैंने क्या किया, जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दिया। अब ये जो प्लांट है वो क्या कर रहा है, पेस्ट को खुद ही रेजिस्ट कर रहा है, खुद ही उसका मौत का कारण बन रहा है सिंपली। ठीक है? तो यहाँ पे मुझे केमिकल्स का यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? इट हेल्प्स टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक है? अब जैसे हमने टमाटर के केस में देखते हैं, तो क्या होता है, जैसे उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है? तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है? इट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द मिनरल यूजेस बाय द प्लांट, इट प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है? एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड। यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास गोल्डन राइस का, जो आपके पास विटामिन ए एनरिच होता है। ठीक है? नेक्स्ट है आपके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड इज यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, जैसे स्टार्च हो गया, फ्यूल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, इंडस्ट्रीज। ठीक है? तो ये आपके पास क्या रहेंगे, एप्लीकेशंस रहेंगे। ठीक है? अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन की, वो है आपके पास पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है? तो यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं आपके पास पेस्ट रेजिस्टेंस की। ठीक है? अब जो आपके पास पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है वो किसकी तरह एक्ट करेंगे, बायोपेस्टिसाइड्स की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है? मतलब यहाँ पे किसी लिविंग, बायो मीन्स लिविंग, ठीक है, यहाँ पे किसी लिविंग चीज का, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करा जा रहा है, किसके लिए, पेस्टिसाइड्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है? जैसे एग्जांपल बीटी कॉटन। ठीक है? आपके पास बीटी कॉर्न हो गया, राइस हो गया, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया और सोयाबीन हो गई। ठीक है? तो हम फर्स्ट जो आपके पास एप्लीकेशन है, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं, वो है आपके पास बीटी कॉटन। ठीक है? तो बेसिकली बीटी स्टैंड फॉर, यहाँ पे जो बीटी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। ठीक है? तो यहाँ पे दिया हुआ है बी स्टैंड फॉर बेसिलस, टी स्टैंड फॉर थ्यूरेनजेनेसिस। ठीक है? तो आपके पास बीटी क्या है, बेसिकली एक बैक्टीरियम है। ठीक है? सॉइल बैक्टीरियम है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ठीक है? इट इज अ सॉइल बैक्टीरियम। ठीक है? और इस सॉइल बैक्टीरियम का नाम है हमारे पास बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। ठीक है? अब ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है, ठीक है, बेसिकली ये बैक्टीरिया क्या करता है, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ठीक है? जो क्या करती है, किल करती है आपके पास इंसेक्टिसाइड्स को, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है? तो सिंपली यही लिखा है उन्होंने, सम स्ट्रेन ऑफ बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस हैव प्रोटीन दैट किल इंसेक्ट लाइक कोलियोप्टेरन्स, जैसे बिटल्स हो गया, लेपिडोप्टेरन्स जैसे टोबैको हो गया, बडवर्म हो गया, आर्मी वर्म हो गया, और डिप्टेरन जैसे फ्लाइज और मॉस्किटो किस में आते हैं, डिप्टेरन्स में आते हैं। ठीक है? जो आपके पास बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस है वो क्या करती है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, जिसको हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ठीक है? तो बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस फॉर्म अ टॉक्सिन, जिसको हमने क्या बोला, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ठीक है? जिसको हम क्या बोल देते हैं, बीटी टॉक्सिन। तो सिंपल ये बोल रहे हैं आपके पास, ये जो आपके पास बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस है, ये क्या करता है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसको हमने क्या बोला, बीटी टॉक्सिन बोल दिया। ठीक है? तो बीटी टॉक्सिन क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है? टॉक्सिन मतलब जहरीली प्रोटीन है। ठीक है? और ये जो प्रोटीन है वो क्या रहती है, वो क्रिस्टल फॉर्म में रहती है। उसकी जो आपके पास बैक्टीरिया है, उसकी जो गट है, ठीक है, उसकी जो लाइफ है उसमें किस में फॉर्म में रहेगी, वो क्रिस्टल फॉर्म में रहेगी। ठीक है? जब तक वो क्रिस्टल फॉर्म में है वो क्या करेगी, कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगी बैक्टीरिया पे। मतलब ये जो टॉक्सिन है, बीटी टॉक्सिन है, इसका बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है, सॉइल बैक्टीरियम के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट
नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली क्या है, ये बैक्टीरिया में ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ये बोल रहा है सिंपल टर्म्स में, ठीक है? जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉक्सिन है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, ठीक है? तो आपको पता है प्रोटॉक्सिन किसकी, जहां पे भी आपके पास प्रो वर्ड लग रहा है वो क्या बता रहा है, इनएक्टिव फॉर्म को बता रहा है, ठीक है? फिर प्रोटॉक्सिन अगर टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो किसकी तरह काम करेगा, तो वो आपके पास जहर की तरह काम करेगा, ठीक है? अब बेसिकली यहाँ पे आपके पास रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, ठीक है? व्हेन एन इंसेक्ट इंजेक्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन, it is converted into the active toxin due to the alkaline pH of the gut which solubilize the crystal. अब हम सिंपली इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है? देखो मैंने क्या बोला आपके पास यहाँ पे कि आपके पास एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है, सॉइल बैक्टीरियम है जिसका नाम है बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। अब ये जो बैक्टीरिया है वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं बीटी टॉक्सिन, ठीक है? और वो किस फॉर्म में रहती है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में रहती है, और इसकी जो फॉर्म होती है वो क्रिस्टल फॉर्म में रहती है बेसिकली, ठीक है? अब बेसिकली हमने क्या किया, अब जो आपके पास बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है उस जीन को हम बोलते हैं, और देखो जीन की बात करें तो उस जीन को हम क्या बोलेंगे, उस जीन को बोलते हैं हम क्राइजीन, ठीक है? तो बीटी टॉक्सिन कौन सी जीन से प्रोड्यूस होता है, वो होता है यहाँ पे क्राइजीन से, ठीक है? तो क्राइजीन क्या कर रही है, आपके पास एक टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रही है जिसको हमने क्या बोल दिया, बीटी टॉक्सिन बोल दिया, और कहाँ पे कर रही है, बैक्टीरिया में कर रही है, ठीक है? बट ये किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। अब मैंने क्या किया, ये जो बैक्टीरिया था, ठीक है, ये मान लो इसका, वेट थोड़ा सा, ठीक है, ये इसका ऐसे सर्कुलर डीएनए मान लो, ठीक है, और ये इसकी ऐसे यहाँ पे क्राइजीन है, ठीक है? तो ये जो क्राइजीन है ये क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, इसको कट कर लूंगी, ठीक है? तो ये क्या हो गया, मेरे पास क्राइजीन थी वो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है? अब मैंने इसको कट कर लिया, अब मैंने इसको विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर की हेल्प से मैंने क्या कर दिया, इसको कॉटन प्लांट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? तो ये मान लो मेरे पास कॉटन प्लांट है, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है? तो मान लो ये मेरे पास कॉटन लगी हुई है और मेरे पास कॉटन प्लांट है, ठीक है? अब बेसिकली जो, अब आपके पास कोई भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड आया मान लो, ठीक है, ये इसकी लीफ है मान लो, नॉर्मल लीफ बना रही हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पे मान लो अभी यहाँ पे कोई इंसेक्ट आ गया या कोई पेस्ट आ गया, ठीक है, ये इंसेक्ट आ गया और पेस्ट आ गया। अब जैसे ये इंसेक्ट और पेस्ट क्या कर रहा है, इसकी लीफ को खा रहा है, ठीक है? तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, कौन सी जीन थी, क्राइजीन, और ये क्राइजीन क्या कर रही थी, टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रही थी जिसको हमने क्या बोला, बीटी टॉक्सिन बोला, ठीक है? अब बैक्टीरिया में तो कौन सी फॉर्म में था, ये प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में था, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में था, ठीक है? अब इसको हमने, ये जीन को हमने कहाँ इंसर्ट करवा दिया, बेसिकली अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो ये होगी मेरे पास प्लांट सेल, ठीक है? ये मेरे पास कॉटन का प्लांट है, ये इसकी प्लांट सेल हो गई, ठीक है? अब प्लांट सेल में क्या हो गया, ये इसका हर, ये इसका बेसिकली डीएनए है, प्लांट सेल का ये डीएनए बना दिया, ठीक है? अब इसके साथ मैंने क्या अटैच कर दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच कर दिया, ठीक है? जो हमने बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस में हमने जो पढ़ा है, ठीक है, ऐसे हमने अटैच करवा दिया, ठीक है? अब जितनी बार ये क्या हुआ, अब हमने स्टार्टिंग में करवा दिया जब क्या था आपके पास, जब हमने कल्चर तैयार किया, ठीक है, तो हमने टिश्यू कल्चर में इसको ऐड करवा दिया। अब जितनी बार सेल रेप्लिकेट करेगी, हर सेल का डीएनए रेप्लिकेट करेगा, मतलब अब ये जो प्लांट होगा वो कैसा हो गया, अब ये रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है? मतलब क्या है, अब ये जो प्लांट बन गया उसको हमने क्या बोल दिया, तभी हम इसको बोलते हैं बीटी कॉटन, ठीक है? तो यहाँ पे हमने बीटी कॉटन क्यों बोला, क्योंकि इसमें कौन सी जीन है, अब जो बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस है उसकी जीन कहाँ पे आ गई, अब प्लांट की सेल के अंदर आ गई, ठीक है? प्लांट की हर सेल के अंदर आ गई, ठीक है? अब जैसे ही इसको किसी इंसेक्ट या पेस्ट ने खाया, मान लो इसको किसी पेस्ट ने खा लिया, ठीक है? तो उस केस में हो क्या होगा, ये जो पेस्ट है, ठीक है, ये बना दी मैंने पेस्ट की बॉडी, ठीक है, कोई भी हो सकता है, एक जनरल एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है? उसमें क्या होगा, जो इसकी गट है वहां पे जाके, ठीक है, तो जो आपके पास इंसेक्ट या पेस्ट है उसकी जो गट है वहां पे प्रेजेंट होगी एल्केलाइन पीएच, एल्केलाइन पीएच। और ये जो बीटी टॉक्सिन था जो किस फॉर्म में था, बीटी टॉक्सिन पहले क्रिस्टल की फॉर्म में था, ठीक है? अब ये बीटी टॉक्सिन पहले जो क्रिस्टल फॉर्म में था, अब आपके पास पेस्ट
या इंसेक्ट की गट में जाके वहां पे अल्कलाइन पीएच होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, सॉल्युबलाइज हो जाएगा और वहां पे क्या कर देगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देगा। इतनी बात समझ आई? यस मैम। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो इसकी जो यहाँ पे जो गट वॉल है, ठीक है, जो यहाँ के जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो क्या होने लग जाएंगे, ब्रेक होने लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे छेद पड़ने लग जाएंगे, ब्रेक होने लग जाएंगे और एट द एंड क्या हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी। समझ आया? तो कुछ ऐसे ही फंक्शन परफॉर्म करता है। अब देखो इसी को हम यहाँ पे समझते हैं आपके पास। सिंपल है, व्हेन एन इंसेक्ट इंजेक्ट, जब इंसेक्ट ने क्या किया, इंसेक्ट हो सकता है, पेस्ट हो सकता है, इंसेक्ट इनएक्टिव टॉक्सिन, इट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू द अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। ठीक है, तो कहाँ पे एक्टिव होगा, वो गट में होगा, और कौन सी पीएच में, ये आपके पास क्वेश्चन आता है, अल्कलाइन या एसिडिक पीएच, तो किसमें होगा वो, अल्कलाइन पीएच में। ठीक है, विच सोलुबलाइज द क्रिस्टल, जो पहले क्रिस्टल के फॉर्म में था वो क्या हो गया, सोलुबल हो गया। द टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ द मिड गट एपिथेलियल सेल्स, वो क्या करेगा, अब गट की जो मिड गट है उसकी एपिथेलियल सेल से बाइंड करेगा और वहां पे क्रिएट कर देगा पोर्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लाइसिस। ठीक है, एपिथेलियल लाइसिस करवाना मतलब उसको ब्रेक डाउन करवाना स्टार्ट कर देगा। इट काउज सेल स्वेलिंग, उससे उसकी वजह से क्या होगा, मतलब इन्फेक्शन हो गया ना। ठीक है, अगर मेरे पास सिंपल क्या है, यहाँ पे जो इंसेक्ट है उसकी मिडगट में क्या हो गया, यहाँ पे छेद हो गया तो क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, स्वेलिंग आएगी। ठीक है, और एंड लाइसिस एंड डेथ ऑफ द इंसेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा, जो बेसिकली मिडगट की जो एपिथेलियल सेल वॉल है, ठीक है, सेल है, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगी और एट द एंड क्या हो जाएगा, जो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे डायग्राम भी यही शो कर रही है आपके पास, बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस। ठीक है, तो ये आपके पास ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम चीज हो रही है। ठीक है, जब इसने क्या किया, इसको जो बीटी टॉक्सिन है उसको क्रिस्टल की फॉर्म में इसने इंजेस्ट कर लिया। अब जैसे इंजेस्ट किया, ये क्या हो गया, मिड गट में जाके सोलबलाइज हो जाए। ठीक है, सोलबल हुआ, वैसे ही वैसे क्या हो गया, ये एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब एक्टिवेट से क्या किया, इसने बाइंडिंग स्टार्ट कर दी, किससे, इंसेक्ट मिडगट सेल से बाइंडिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, और वहां से क्या करेगा, ये टॉक्सिन आपके पास मोनोमर के फॉर्म में प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, उनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है आपको? ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आपके पास बोला है, जो आपके पास बीटी टॉक्सिन है, जीन वर आइसोलेटेड, वो उसकी जीन, अब देखो यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस, तो उसकी जीन हमने कहाँ से आइसोलेट करी है, बैक्टीरियम से आइसोलेट करी है, और उस बैक्टीरियम का नाम क्या है, बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस है। एंड इनकॉर्पोरेट इनटू द क्रॉप प्लांट सच एज द कॉटन। ठीक है, और डिफरेंट क्रॉप प्लांट्स में क्या किया, इसको हमने इंसर्ट करवा दिया। मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। ठीक है, आपके पास जो बीटी जो ग्रुप होते हैं वो इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है, बेसिकली क्या होता है, उनके लिए स्पेसिफिक होते हैं। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन, आपने याद रखना है कि आपके पास जो जीन है, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्राई से। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करी है वो जीन कौन सी है, क्राई। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो दो एग्जांपल्स हैं उनमें से क्वेश्चन आता है कि जो कॉटन बॉलवॉर्म है और जो कॉर्न बोरर है, उसके लिए कौन सी जो आपके पास प्रोटीन है वो क्या करती है, जो क्राइव जीन, ये जो आपके पास कौन सी जीन है वो क्या करती है, प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो एक है आपके पास, इसको आपने ऐसे याद रखना है, पहले आपने लिखना है क्राई 1 AC, ठीक है, और क्राई 2 AB, ऐसे याद रखना है। अब देखो AC आप कब कब चलाते हो, जब गर्मियां होती है। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है, इसके अलावा आपके पास कोई और मेथड है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप तब यूज करते हो जब गर्मियां होती है, और गर्मियों में आप कौन से क्लोथ्स पहनते हो, कॉटन के। ठीक है, तो ये किसके लिए, ये जो जीन है वो किसके लिए है, वो है कॉटन, कॉटन बॉलवर्म के लिए। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आता है इनमें से, क्योंकि ठीक है, और जो आपके पास सेकंड प्रोटीन है जो एनकोड कर रही है, वो है आपके पास क्राई 1
ठीक है। अब यहाँ पे 2AB था, तो यहाँ पे क्या है 1AB है, जो किसके लिए करता है, कॉर्न बोरर के लिए। ठीक है, कॉर्न बोरर के लिए। ठीक है, कॉटन के लिए आपके पास दो बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, क्राई 1AC और क्राई 2AB। इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है आप लोगों को? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. Yes. ठीक This ठीक is है, नेक्स्ट trial 1AB वन and ए बी। trial 1AC. हाँ जी, दिस इज क्राई 1AB। ये 1 है ऐसे। And cry 2AB controls the cotton bollworms and other one cryl AB controls corn borer. बोरर, कॉर्न बोरर। Borer. हाँ जी, बोरर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें हम बात करते हैं आपके पास एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, जिसमें हम बात करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे बात करें आपके पास नेमाटोड रेजिस्टेंट इन टोबैको प्लांट्स। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास क्या होता है, यहाँ पे हम बात करें, मान लो ये मेरे पास टोबैको प्लांट है। ठीक है, ये इसकी रूट्स है। ठीक है, मान लो ये नॉर्मल टोबैको प्लांट है, मैंने सिंपल प्लांट बना दिया। ठीक है, तो ये सिंपल में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आपके पास टोबैको प्लांट। ठीक है, ये कैसा है आपके पास, नॉर्मल है। ठीक है, और एक मेरे पास क्या है, अफेक्टेड। ठीक है, अफेक्टेड मतलब जो आपके पास टोबैको प्लांट है वहां पे एक नेमाटोड उसको इन्फेक्ट करता है, उस नेमाटोड को हम बोलते हैं मेलाइडिगोइन इनकोग्निशिया। ठीक है, अब ये जो नेमाटोड है वो बेसिकली क्या करता है, जो आपके पास टोबैको प्लांट है उसकी जो रूट्स हैं वहां पे ऐसे नोट्स बना देता है। ठीक है, ऐसे गांठे गांठे बना देगा। ठीक है, तो बेसिकली कौन सी डिजीज काउज करता है, ये करता है रूट नॉट डिजीज। रूट नॉट डिजीज। ठीक है, और रूट नॉट डिजीज किसकी वजह से हो रही है, ये आपके पास काउज कर रहा है नेमाटोड। ठीक है, और उस नेमाटोड का नाम है मेलॉइडिगोइन इनकोग्निशिया। मेलॉइडिगोइन इनकोग्निशिया। ठीक है, अब ये जो आपके पास नेमाटोड है वो क्या कर रहा है, बेसिकली प्लांट की जो टोबैको प्लांट है, कौन सा प्लांट है ये, टोबैको प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके रूट्स में जाता है और यहाँ से क्या करता है, बेसिकली आपके पास न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्व कर रहा है और वहां पे नॉट नॉट बना दे रहा है, ऐसे गांठे बना रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी डिजीज काउज करता है, वो करता है रूट नॉट डिजीज। ठीक है, और देखो यहाँ पे नॉर्मली जब इसने क्या किया, इसको बेसिकली अफेक्टेड हो गया जब प्लांट। ठीक है, तो पहले इसकी जो यील्ड थी वो ठीक थी, नॉर्मल थी, हाई यील्ड थी। ठीक है, पर जैसे ही इन्फेक्शन हो गया तो उससे किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, यील्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो यील्ड हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हमने प्रिवेंट करने के लिए हमने किसका यूज करते हैं, यहाँ पे हम एक मेथड का यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं RNAi। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। देखो, a nematode Meloidigoin incognitia infect the root of tobacco plant causing a reduction in yield। ठीक है, और कौन सी डिजीज काउज करता है, तो आपने याद रखना है रूट नॉट डिजीज काउज करता है। ठीक है, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय, इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस स्ट्रेटजी से। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस इज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस इन ऑल यूकैरियोट्स, इट प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक mRNA। ठीक है, अब देखो सिंपली क्या बोल रहा है ये, देखो हमने आपके पास यूकैरियोटिक सेल में एक चीज पढ़ी थी। देखो, जब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे मैं आपको, हमने यूकैरियोटिक सेल्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो आपके पास यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, उसमें हम एक तो हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है। सेंट्रल डोग्मा क्या बताता है, आपके पास डीएनए से क्या बनता है, अगर डीएनए बन रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेप्लिकेशन।
डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से अगर प्रोटीन बन रही है तो उसको हमने क्या बोल दिया, ट्रांसलेशन बोल दिया। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ठीक है, अब देखो जो आपके पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनमें हमने क्या बोला था कि अगर आपके पास डीएनए से डीएनए बन रहा था, जब आपके पास क्या हो रहा था, डीएनए से क्या फॉर्म हो रहा था, डीएनए। ठीक है, तो उस केस में क्या था, मेरे पास ये टेम्पलेट था, ये टेम्पलेट से स्टैंड था। ठीक है, ये 5' एन, 3' एन और ये 3' एन, ये 5' एन। ठीक है, और दोनों आपके पास स्ट्रैंड किसकी तरह एक्ट कर रहे थे, दोनों किसकी तरह एक्ट कर रहे थे, टेम्पलेट की तरह, मतलब, और ये भी किसकी तरह एक्ट कर रहा था, टेम्पलेट की तरह। यही पढ़ा था या कुछ और पढ़ा था, यस और नो? Yes, ma'am. Both will ठीक है, act as a तो ये, template. हाँ, बोथ एक्ट एज अ टेम्पलेट, ये भी टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, ये भी टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। और जो आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है, मतलब एक पेरेंटल स्टैंड रहेगा और एक क्या, न्यू स्टैंड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे 5' to 3' यहाँ पे क्या बन जाना था, न्यू स्टैंड बन रहा था। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे भी आपके पास न्यू स्टैंड बनता था। अब यहाँ पे जो रेप्लिकेशन थी वो इस साइड पे हो रही थी, यहाँ पे आपको फ्रेगमेंट्स में स्टैंड बन रहा था, जिसको हमने क्या बोला, ओकाजा के फ्रेगमेंट्स। तो एक आपके पास दो स्टैंड बन रहे थे, एक लीडिंग बन रहा था और एक लैगिंग स्टैंड बन रहा था। ठीक है, सिंपल। अब जब मैंने बात करी आपके पास, जब क्या बन रहा है डीएनए से, जब मैं क्या बना रही हूँ, आरएनए बना रही हूँ। ठीक है, तो देखो इस सिनेरियो में हमने क्या बात करी कि जो आपके पास डीएनए का एक स्टैंड है, ये बस 5' है, ये 3' है। ठीक है, डीएनए के पास दोनों स्टैंड होते हैं, ये 3' होगा, ये 5' होगा, ये आपके पास डीएनए है। ठीक है, जब डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, तो तब उस टाइम पे सिर्फ उसका एक ही स्टैंड किसकी तरह काम करता है, टेम्पलेट की Template. तरह। ठीक है, अब आपको पता है जो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होता है, ठीक है, जो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होता है दैट इज ऑलवेज इन 5' to 3' डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ आपके पास ये ऊपर वाला स्टैंड किसकी तरह काम करेगा, टेम्पलेट की तरह। ठीक है, और दूसरा स्टैंड आपके पास टेम्पलेट की तरह एक्ट नहीं कर रहा था, इसके मैंने आपको रीजंस बताए थे। क्या रीजंस बताए थे, कि अगर आपके पास क्या हो जाता है, दोनों स्टैंड किसकी तरह एक्ट करेंगे, टेम्पलेट की, 5' 3' भी टेम्पलेट की तरह, और यहाँ पे 5' 3' भी दोनों टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपके पास अलग अलग स्टैंड बन जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, और ये दोनों जो स्टैंड होंगे, कौन कौन से, ये नीचे वाला और ये वाला। ठीक है, ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और ये क्या कर देंगे, ऐसे ज्वाइन कर लेंगे अपने साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। यही हो रहा है ना। ठीक है, जब आपके पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन रहा है, अगर मान लो यहाँ ऐसा नहीं होता है, तो दूसरा केस केस क्या हो सकता है आपके पास, कि यहाँ पे एक अलग स्टैंड बन गया, यहाँ पे अलग स्टैंड बन गया। ठीक है, और ये किसी और प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, और ये प्रोटीन नंबर 1 के लिए कोड कर रहा है मान लो, और ये कर रहा है प्रोटीन नंबर 2 के लिए कोड। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, डिफरेंट फिनोटाइप आएंगे। यही पढ़ा था हमने। इसीलिए क्या होता है, आपके पास सिर्फ एक ही स्टैंड किसकी तरह काम करता है, जब डीएनए से आरएनए मतलब ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो उस टाइम पे आपके पास सिर्फ एक ही स्टैंड किसकी तरह काम करेगा, समझ आई बात, Template की तरह. टेम्पलेट की तरह। इतना समझ आया। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो आरएनए इंटरफेरेंस में हम इस चीज का यूज करेंगे, हम क्या कर देंगे, आपके पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, अगर डबल स्टैंडर्ड बन जाए, मान लो ये जो सिनेरियो था ये हो जाए, तो क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा, कोई काम ही नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, इसने ट्रांसलेशन ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हम इस टेक्निक का यूज करेंगे। ठीक है, देखो इसको रीड करते हैं। देखो सिंपल, आपके पास हमने क्या बोला, जो आपके पास आरएनए आई है इज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस इन ऑल यूकैरियोट्स, इट प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। ये क्या करेगा, स्पेसिफिक एमआरएनए की ट्रांसलेशन को रोक देगा। ठीक है, क्यों, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इस प्रोसेस को हम साइलेंसिंग भी बोल देते हैं, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। जब क्या बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो क्या करेगा वो, अगर दोनों स्टैंड अगर बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बन गए, ठीक है, दोनों स्टैंड ने क्या कर लिया, बाइंड कर लिया, आपके पास डबल स्टैंडर्ड बन गया, तो वो क्या बनाएगा, वो
देखो ट्रांसक्रिप्शन के बाद कौन सी प्रोसेस होती है? ट्रांसलेशन होती है। मतलब उसमें क्या होता है आपके पास? प्रोटीन बनती है। प्रोटीन बनती है। मतलब जो मेरे पास ये था, ये मेरे पास क्या था? एमआरएनए था। ठीक है? अब इस एमआरएनए पे क्या था? ऐसे सीक्वेंसिंग थी। तो यहाँ पे आपके पास ऐसे यहाँ पे बेसिकली पहले छोटी यूनिट एनकाउंटर करेगी और बड़ी यूनिट एनकाउंटर करेगी और क्या बनाती जाएगी? वो प्रोटीन बनाती जाएगी। ठीक है? राइबोसोम्स की आपके पास यूनिट्स क्या करेंगी? एनकाउंटर करेंगी किसको? एमआरएनए को, क्योंकि ये सिंगल है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसके साइट्स होते हैं और जो हर अमाइनो एसिड आएगा, मतलब ए से लिख दिया मैंने, जो अमाइनो एसिड आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? अमाइनो एसिड को कौन लेके आता है? टीआरएनए। तो ये जो बॉक्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टीआरएनए को। ठीक है, मान लो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टीआरएनए को। और इसके अंदर क्या है? अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे टीआरएनए क्या लेके आ रहा है? अमाइनो एसिड लेके आ रहा है, जो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? एमआरएनए के, और जिसकी वजह से प्रोटीन बन रही है ना? ऐसा ही हो रहा है। अब मान लो मेरे पास एमआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है ही नहीं, ये पहले से ही डबल स्टैंड बन गए हैं इसके, तो क्या ये प्रोटीन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो आपके पास ट्रांसलेशन के लिए टीआरएनए आ भी रहा है किसको लेके? अमाइनो एसिड्स को लेके, तो किसके साथ ज्वाइन करेगा जब ये दोनों ही आप एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो चुके हैं? ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइलेंसिंग। ठीक है, तो आपके पास साइलेंसिंग क्या हो गई? जब आपके पास क्या हो रहा है? डबल स्टैंडर्ड। बेसिकली यहाँ पे क्या बन गया? अगर इन केस आपके पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, ठीक है, तो जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, मतलब यहाँ पे प्रोटीन ही नहीं बन पाएगी। यहाँ पे नो ट्रांसलेशन। ठीक है, अगर कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी तो प्रोटीन भी नहीं बनेगी। ठीक है, नो प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम इसी मेथड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो द सोर्स ऑफ, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इज फ्रॉम द infection by the RNA virus or mobile genetic element transpose that replicate via an RNA intermediate। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम बेसिकली आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाएंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए बनाएंगे, ठीक है, तो वहां पे हम जो वेक्टर यूज करेंगे। अभी यहाँ पे देखो, बेसिकली आपके पास मैंने क्या बोला था आपको, जब आपके पास प्लांट में, ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने वायरस में, ठीक है, मैं यहाँ पे वायरस का यूज भी कर सकती हूँ। ठीक है, मैं आपके पास मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जिनको हम ट्रांसपोज बोलते हैं उनका यूज भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मान लो ये यूज कर लिया आरएनए वायरस का। ठीक है, अब जो आरएनए वायरस है उसमें मैंने क्या किया? बेसिकली यहाँ पे अब हमने क्या पढ़ा था? जब हम प्लांट में क्या करते हैं? जब हम प्लांट में हमने क्या करवाना है? किसी चीज को ट्रांसफर करवाना है तो हम कौन से वेक्टर का यूज करते हैं? तो यहाँ पे हम वेक्टर का यूज करते हैं। उस वेक्टर का नाम, कौन से वेक्टर का? सॉइल बैक्टीरियम वेक्टर का यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। ठीक है, तो सेम इन्होंने भी क्या किया? देखो, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर नेमाटोड स्पेसिफिक जीन डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया? यहाँ पे जो आपके पास आरएनए वायरस था उससे हमने क्या ले ली? जीन ले ली आरएनए की। ठीक है, इसको हमने कहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया? प्लांट में। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया प्लांट में। ठीक है, अब जो प्लांट में है किसकी हेल्प से करवाया? वेक्टर की हेल्प से करवाया। कौन सा वेक्टर है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर है। ठीक है, अब जैसे ये होस्ट सेल में गया, होस्ट कौन है? होस्ट है यहाँ पे प्लांट। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये प्रोड्यूस कर देगा प्लांट सेल में बोथ स्ट्रैंड। ठीक है, तो प्लांट सेल में क्या कर दिया इसने? जो यहाँ पे डीएनए है, ठीक है, डीएनए जनरली क्या बना रहा था? एक यहाँ पे जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही थी डीएनए से आरएनए बन रहा था। ठीक है, तो उसने क्या किया? एक स्ट्रैंड बना दिया। ठीक है, अभी जो आरएनए वाला वायरस था इसने क्या किया? इंटरफेरेंस काउज करी और एक और यहाँ पे ऐसे सिंगल स्ट्रैंड बनना था ना। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया? एक और स्ट्रैंड बना दिया ऐसे, मतलब आरएनए डबल स्टैंडर्ड हो गया। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दिया। समझ आ रहा है? ये आपके पास 5'3' टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक है, अब टेम्पलेट स्ट्रैंड को कॉपी करके हमारे पास क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। ये पढ़ा हमने। और एमआरएनए कैसा होगा? ये सिंगल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी 3'
और 5' पर यहाँ पे क्या किया, जो वायरस था उसके आरएनए ने क्या किया, इंटरफेरेंस काउज कर दिया और यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, 2 स्टैंड बन गए, 3' और 5' एक और बन गया। समझ आया? दे फॉर्म अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इट इनिशिएट आरएनए इंटरफेरेंस एंड साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ नेमाटोड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब जैसे ही इसमें क्या हुआ बेसिकली, अब जैसे ही क्या होगा आपके पास, सिंपली हमने क्या किया, प्लांट सेल में, होस्ट सेल में क्या चला गया आपके पास, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन चला गया और उसने क्या कर दिया, ये जो जीन थी उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया प्लांट सेल में। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास नेमाटोड आया, नेमाटोड ने क्या किया, इन्फेक्ट किया प्लांट को। ठीक है, तो जो आपके पास नेमाटोड की बॉडी थी, ठीक है, मान लो ये नेमाटोड की बॉडी है, तो नेमाटोड की बॉडी में क्या हुआ, अब जो इसका जो डीएनए है, ठीक है, और जैसे इसने क्या किया, प्लांट को इन्फेक्ट करने की कोशिश करी, तो प्लांट के मतलब जो सेल्स हैं उनको डैमेज करने की कोशिश करी, तो उसका डीएनए भी कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब इसने क्या किया, यहाँ पे सिंपल एमआरएनए बनना था, बट इसके साथ क्या बना दिया, एक कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए और बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए हो गया, सॉरी डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया, तो इसकी वजह से ये जीन क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी, ये काम नहीं कर पाएगी। इसको हम बोलते हैं साइलेंसिंग ऑफ जीन। ठीक है, दस द पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो जो प्रोटीन बना रहा था जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पा रहा था प्लांट होस्ट से, वहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रोटीन ही नहीं बन रही है, तो क्या करेगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा प्लांट की बॉडी में। ठीक है, एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरेंस आरएनए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ, समझ आया क्या किया हमने इसमें? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, बेसिकली हमने डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दिया। ठीक है, जो क्या करेगा, जीन की साइलेंसिंग करवा देगा, मतलब प्रोटीन नहीं बनने देगा। अगर प्रोटीन नहीं बनने देगा तो जिस स्पेसिफिक सीक्वेंस की वजह से वो क्या कर रहा था, अटैच हो पा रहा था। ठीक है, और जो प्लांट है उससे न्यूट्रिशन ले रहा था, ठीक है, उसके रूट्स में सर्वाइव कर रहा था, अब नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसमें प्रोटीन प्रोडक्शन बंद हो गई है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं जीन साइलेंसिंग। ठीक है, और ट्रांसपोन्स को हम और क्या बोलते हैं, जंपिंग जीन भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपोन्स आल्सो आर जंपिंग जीन, लिखा भी है इन्होंने, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, मोबाइल मतलब जो मूव करते रहते हैं, इसलिए इनको जंपिंग जीन भी बोला जाता है। विजिबल है ये कलर, वेट, जंपिंग जी। ठीक है, इसके अलावा देखो इतना क्लियर है, उसके अलावा मैं आपको बात कर देती हूँ एक और, जो आपके पास यहाँ पे बात कर लेते हैं हम गोल्डन राइस की। ठीक है, तो ये जो आपके पास दो एप्लीकेशंस हैं, इनमें से क्वेश्चन आता है, आरएनए इंटरफेरेंस में भी क्वेश्चन आता है और बीटी कॉटन में से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये आपके पास मेन इंपॉर्टेंट है आपके पास दो। ठीक है, और जो गोल्डन राइस में से क्वेश्चन आता है तो आपके पास वो डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो गोल्डन राइस बेसिकली क्या है आपके पास, हमने क्या बोला, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको ना, जीएमसी। ठीक है, ये जीएमओ ऑर्गेनिज्म है, तो मतलब यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड आपके पास क्रॉप मिल रही है, जिसको हमने क्या बोल दिया, गोल्डन राइस बोल दिया। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, बेसिकली ये कंटेन करते हैं, क्वेश्चन आपको ये आएगा, क्या होता है इनमें, इनमें प्रेजेंट होता है बीटा कैरोटीन। ठीक है, और ये जो बीटा कैरोटीन है वो किसका प्रिकर्सर है, दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। ठीक है, और जो बीटा कैरोटीन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, येलो कलर देता है ये। ठीक है, येलो कलर, इसीलिए जो आपके पास जो चावल है उनका नाम क्या है, गोल्डन राइस है, क्योंकि जो उनकी अपीयरेंस आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, कैरोटीन की वजह से आ रही है। दूसरा, यहाँ पे जो प्रिकर्सर है वो किसका प्रिकर्सर है, बीटा कैरोटीन, वो प्रिकर्सर है आपके पास विटामिन ए का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, किसके लिए यूजफुल है, ये एड्रेस करेगा विटामिन ए डेफिशिएंसी को, एड्रेस विटामिन ए डेफिशिएंसी। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो आपके पास जिन लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, तो ब्लाइंडनेस रिलेटेड टू द विटामिन ए। ठीक है, आपके पास जो विटामिन ए है वो किस में हेल्प करती है, विजन में हेल्प करती है। ठीक है, आपके पास प्रॉपर विजन में हेल्प करती है। तो जिन लोगों को विटामिन बेसिकली नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ये विजन की प्रॉब्लम होती है, तो उनको क्या बोलते हैं हम,
कि विटामिन ए का कंजप्शन करो, ठीक है? तो उनको आप क्या प्रेफ़रेंस दे सकते हो कि आप क्या खा सकते हो? गोल्डन राइस खा सकते हो, ठीक है? तो आपके पास सिंपल क्वेश्चन कहाँ से आएगा यहाँ से कि जो आपके पास एक तो आता है येलो कलर किसकी वजह से होता है गोल्डन राइस में, तो येलो कलर होता है बीटा कैरोटीन की वजह से। और दूसरा ये किसका प्रिकर्सर है? तो ये प्रिकर्सर है विटामिन ए का, तो ये किसको एड्रेस करेगा? विटामिन ए की डेफिशिएंसी को एड्रेस करेगा, जो आपके पास ब्लाइंड पीपल, जो कलर ब्लाइंड पीपल होते हैं, ठीक है? या जिनकी साइट वीक होती है तो उनको वो हेल्प करते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है? उसके बाद एक और आपके पास मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ, वो है आपके पास सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ी-सी बात कर लेती हूँ आपके पास फ्लावर शावर टोमेटो की। श टोमेटो, ठीक है? अब आपने सिंपली देखा होगा कि जो आपके पास टोमेटो है, ठीक है? उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है, ठीक है? मतलब जो आपके पास टोमेटो आप घर ला रहे हो, ठीक है? पका हुआ है, हार्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है? तो कुछ टाइम वो 1-2 दिन के बाद ही खराब हो जाता है, ठीक है? उसकी जो वॉल है वो डिग्रेड होने लग जाती है, सड़ने लग जाती है बेसिकली, ठीक है? तो आपके पास जो फ्लावर टोमेटो है वो भी कैसा है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? इसमें बेसिकली जो आपके पास टोमेटो होता है उसकी सेल वॉल में प्रेज़ेंट होता है पेक्टिन, ठीक है? पेक्टिन कहाँ पे प्रेज़ेंट होता है? अनराइपेंड फ्रूट में। क्या है? जब आपके पास अनराइपेंड फ्रूट है, ठीक है? अब बेसिकली जब आपके पास पेक्टिन डिसॉल्व होने लग जाता है, ठीक है? हमने क्या बोला? जैसे आपके पास कच्चा टोमेटो होता है तो उसकी जो बाहर की कवरिंग है, जो वो क्या होती है? वो गलती नहीं है, ठीक है? बट जैसे वो पक जाता है तो वो 1-2 दिन में खराब हो जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब वो अनराइपेंड है तब उसकी जो सेल वॉल है उसमें क्या प्रेज़ेंट होता है? उसमें प्रेज़ेंट होता है पेक्टिन। ग्रेट, ठीक है? तो यहाँ पे प्रेज़ेंट है इसके सेल वॉल में पेक्टिन प्रेज़ेंट है, ठीक है? अब बेसिकली क्या होता है जब वो राइप होने लग जाता है, ठीक है? जब उसकी राइपेंड होने लग जाता है, राइपनिंग स्टार्ट होती है, जब उसकी राइपनिंग स्टार्ट होती है, तो ये जो पेक्टिन है ये डिसॉल्व होने लग जाता है। पेक्टिन स्टार्ट डिसॉल्विंग, पेक्टिन डिसॉल्विंग, ठीक है? अब जैसे-जैसे वो राइपन हो रहा है, जितना 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो क्या हो रहा है पेक्टिन डिसॉल्व हो रही है और धीरे-धीरे वो सड़ना और जो उसकी वॉल है वो बहुत आपके पास सॉफ्ट होने लग जाती है, ठीक है? तो बेसिकली हम क्या करते हैं, आपके पास एक जीन है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? जो क्या करेगी आपके पास जो एंजाइम है, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली आपके पास पेक्टिडो जो आपके पास एंजाइम है, वो क्या कर रहा है? बेसिकली इसको राइपनिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है? अगर हम क्या करवा दें, इसकी जो फंक्शनिंग है उसको डिले करवा दें, तो उससे क्या होगा? जो टोमेटो है उसकी जो लाइफ होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है? ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास ये जो रहेंगे वो मेजर एप्लीकेशंस रहेंगी, ठीक है? तो आपके पास जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है उसका नाम क्या है? ठीक है, नेमिंग पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है? तो उसको बोलते हैं फ्लेवर टोमेटो, गोल्डन राइस हो गया आपके पास, बीटी कॉटन हो गया और एक आपके पास है आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है? तो इनमें से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर है इतना? So how we are delaying the ripening of the wall of the tomato by delaying the functioning of the pectin? हाँ, और इसके लिए हम एंजाइम यूज़ करते हैं, मैं एंजाइम लिखवा देती हूँ। अब क्वेश्चन तो नहीं आता है बट लिखवा देती हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम जीन इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब जो एंजाइम एक्शन है वो क्या करेगा, पेक्टिन की जो डिसोल्यूशन है उसको कम कर देगा, धीरे कर देगा, स्लो कर देगा, ठीक है? हमने क्या पढ़ा कि जो आपके पास पेक्टिन है वो डिसॉल्व होने लगेगा, डिसॉल्व होने लगेगा तो मतलब वो राइपन हो रहा है, ठीक है? अब राइपन हो चुका है तो फिर धीरे-धीरे डिसॉल्व हो रहा है तो मतलब ओवर राइपन हो रहा है और खराब हो जा रहा है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंजाइम है आपके पास, लिखवा देती हूँ मैं, पॉलीग्लाइको, ठीक है? पॉलीग्लैक्टो यूरोनेस, ग्लैक्टोयूरोनेस, ठीक है? इस एंजाइम से ये क्या करेगा, डिले करवा देगा बेसिकली,
ठीक है, पैक्टिन, ये डिले पैक्टिन डिसोल्यूशन, डिले पैक्टिन डिसोल्यूशन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन इन मेडिसिन। एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन इन मेडिसिन। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है that help for the mass production of safe and more effective therapeutic drugs, the products from non-human sources induce unwanted। देखो आपके पास जितने भी आपके पास नॉन ह्यूमन प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, आपके पास इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हैं अनवांटेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे पहले आपके पास क्या होता था, पहले जो आपके पास, यहाँ पे हम इंसुलिन की बात करें, ठीक है, तो मान लो आपके पास कोई जो ह्यूमन है, ठीक है, उसमें जो इंसुलिन है उसकी डेफिशिएंसी हो गई है, मतलब उसकी जो इंसुलिन है उसकी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते थे, हम जो आपके पास पहले यूज करते थे, फॉर एग्जांपल आपके पास काऊ है, ठीक है, स्लॉटर्ड काऊ होती है, ठीक है, तो उनका हम क्या यूज करते थे, बेसिकली इनका जो पैनक्रियास है, ठीक है, वहां से हम किसकी प्रोडक्शन करवाते थे, इंसुलिन की प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब इनके आपके पास पैनक्रियास ग्लैंड का यूज करते थे, और इस पैनक्रियास से जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है उसका यूज करते थे हम ह्यूमंस में। ठीक है, इससे ड्रग्स बनाते थे, ठीक है, और उसका यूज किया जाता था। ठीक है, वैसे ही जैसे यहाँ पे बात करी, ठीक है, तो अर्ली एक्सट्रैक्शन कहाँ से थी, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आपके पास अर्ली एक्सट्रैक्शन, पहले क्या होता था। ठीक है, तो हम किसका यूज कर रहे थे, एक तो हम पैनक्रियास का यूज कर, अब आपको पता है, ये आपको चीज पता है आई, ठीक है, मैंने आपको बताई है, जो पैनक्रियास है वो क्या प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियास में दो सेल्स के बारे में, बेसिकली तीन सेल्स होती हैं, बट मेन फंक्शन दो सेल्स का होता है, एक आपके पास बीटा सेल होती है और एक आपके पास अल्फा सेल होती है। ठीक है, और बीटा सेल किसकी प्रोडक्शन करती है, इंसुलिन की, और अल्फा सेल किसकी करती है, ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन करती है। और जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है, आपके पास ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो जो ब्लड शुगर लेवल है उसको बेसिकली डिक्रीज करता है, और जो ग्लूकागॉन है वो ब्लड शुगर लेवल को, बीएस लिख दिया मैंने, वो इंक्रीज करता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब बेसिकली हम क्या करते थे, पहले जो अर्ली एक्सट्रैक्शन थी उसमें हम यूज करते थे आपके पास, जो आपके पास स्लॉटर्ड काउस होती थी, ठीक है, या फिर पिग्स होते थे। ठीक है, तो बेसिकली काऊ या कैटल भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो उनका यूज किया जाता था, इनका कौन यूज किया जाता था, पैनक्रियाज यूज किया जाता था। ठीक है, और वहां से क्या प्रोड्यूस होती थी, इंसुलिन, और उस इंसुलिन का यूज करते थे हम। ठीक है, मतलब मेडिसिन और ड्रग्स वगैरह बनाने। ठीक है, अब जो आपके पास कैटल से, जैसे एग्जांपल के लिए काऊ हो गया, वहां से जो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, जो कैटल से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं बोवाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता था, प्रॉब्लम ये होती थी, अब यहाँ पे जो इंसुलिन होगा वो क्या है, फॉरेन, आपके पास जो फॉरेन पार्टिकल की तरह काम करेगा, और यहाँ पे बेसिकली एलर्जी काउज कर देगा। ठीक है, और इसका रिस्पॉन्स इतना हाई भी होता था कुछ ह्यूमन बींग्स में, कि क्या हो सकती थी, जो कुछ ह्यूमन बींग्स हैं वो एलर्जिक रिएक्शन से डाई हो जाते थे। ठीक है, मतलब इसका हाई एलर्जी रिएक्शन होता है कुछ में। ठीक है, और कुछ में तो नॉर्मली काम करी थी। ठीक है, तो जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स था उसकी वजह से हमने किसका यूज करना स्टार्ट किया, फिर हमने यूज किया बायोटेक। ठीक है, इससे हमने क्या किया, आर्टिफिशियली प्रोडक्शन करवाई किसकी, इंसुलिन की। समझ आई बात? ठीक है, और जो कैटल से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं बोवाइन। ठीक है, बोवाइन इंसुलिन। ठीक है, अब बेसिकली यही बोल रहा है आपके पास, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी helps for the mass production of safe and more effective therapeutic drugs. The products from non-human sources induce unwanted immunological response. ठीक है, जिसकी वजह से एलर्जी काउज होना, ठीक है, या अदर रिस्पॉन्स, बट recombinant therapeutics does not have such problems at present. About 30 recombinant
therapeutics have been approved. Of these 12 are being marketed in the India. ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं आपके पास एप्लीकेशन इन मेडिसिन की। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन में हम बात करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की, और एक हम बात करेंगे जीन थेरेपी की, उसके बाद हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया था बेसिकली जो मैंने पढ़ा है वही है। इंसुलिन इज यूज टू मैनेज adult onset diabetes. ठीक है, insulin from the pancreas of animal, cattle, pigs, cows, allergy or other type of reactions to the foreign protein. Now it is possible to produce human insulin using bacteria. ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो इंसुलिन है वो कंसिस्ट करती है आपके पास 3 चेन्स। ठीक है, तो ह्यूमंस के केस में ह्यूमंस में जो पैनक्रियाज है, ठीक है, पैनक्रियाज की में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहन, जिसके पास क्या होता है 2 सेल्स होती हैं, जो 2 सेल्स रिलीज करता है अल्फा और बीटा सेल्स। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ बीटा सेल्स की बात कर रहे हैं, जो क्या प्रोड्यूस करती है, इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब बेसिकली जो आपके पास इंसुलिन है वो ह्यूमन बीइंग में कुछ ऐसे बनती है, उसमें बेसिकली 3 चेन्स होती हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स की 3 चेन होती है। ठीक है, अब मैं कलर ही चेंज करूंगी। ठीक है, मान लो ये ए चेन है। ठीक है, 3 चेन होती हैं जो आपके पास इंसुलिन कैसे बनती है, पहले बनती है प्रो इंसुलिन। ठीक है, और जो आपके पास इंसुलिन है वो क्या है, आपके पास एक प्रोटीन की चेन है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 चेन्स बनती थी, एक को हम बोलते हैं ए पेप्टाइड, फर्स्ट चेन को। ठीक है, एक को हम बोलते हैं बी पेप्टाइड, सॉरी बी पेप्टाइड। ठीक है, और प्रो इंसुलिन में प्रेजेंट होता है एक और अमीनो एसिड्स की चेन जिसको बोला जाता है सी पेप्टाइड। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो जो ए पेप्टाइड होता है उसमें होते हैं 21 अमीनो एसिड्स। ठीक है, जो बी पेप्टाइड होता है उसमें होते हैं 30 अमीनो एसिड्स। ठीक है, और जो सी पेप्टाइड होता है उसमें होते हैं 31 अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब आपको पता है अमीनो एसिड्स किसकी यूनिट है, अमीनो एसिड्स इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अमीनो एसिड्स ऐसे जुड़े हुए हैं जो क्या बना रहे हैं, ऐसे प्रोटीन की चेन बना रहे हैं। ठीक है, और जो आपके पास यहाँ पे जो बॉन्ड होता है इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या बोल दिया, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड। ठीक है, ये हमारे पास प्रो इंसुलिन। ठीक है, अब ह्यूमंस में क्या होता है, आपके पास जो प्रो इंसुलिन है जब उससे क्या बनती है, इंसुलिन बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो सी पेप्टाइड है वो किसी चीज के लिए कोड नहीं कर रहा है, ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, तो इसको ये यहाँ से कट हो जाता है। ठीक है, नेचुरली। ठीक है, और ये किसमें चेंज हो जाता है, देखो यहाँ पे प्रो इंसुलिन जो कैसी है, इनएक्टिव है। अब जब ये मैच्योर हो जाएगी, फंक्शन परफॉर्म करेगी, तो कैसी हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ 2 ही चेन्स प्रेजेंट होती हैं, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड। ठीक है, और ये दोनों किससे अटैच होती हैं, ऐसे इनके बीच में बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ए पेप्टाइड हो गया। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, बी पेप्टाइड है। ठीक है, और बीच में यहाँ पे भी सल्फर, यहाँ पे भी सल्फर, तो यहाँ पे जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, ऐसे फंक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है आपके पास इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स ए एंड बी चेन दैट आर लिंक्ड बाय द डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक है, जो किससे लिंक्ड होती हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज से लिंक्ड होती हैं। अभी यहाँ पे बताया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास प्रो इंसुलिन है जो कौन, बी सेल्स प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास जो ए और बी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जो ए और बी है वो क्या कर जाएंगी, ज्वाइन कर जाएंगी, और जो सी है जिसमें बहुत ज्यादा अमीनो एसिड है, अराउंड 31 अमीनो एसिड्स हैं, ये क्या हो जाती है, यहाँ से कट हो जाती है।
ठीक है। यहाँ पे एंजाइम यूज होगा, पेप्टाइडेज एंजाइम यूज होगा, जो क्या करता है इनको कट कर देगा। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे क्या करता है वो ज्वाइन कर देता है। ठीक है, तो आपके पास जो इंसुलिन होती है उसमें क्या होता है, जो आपके पास ए पेप्टाइड है, ये आपके पास ए पेप्टाइड है, वो बी पेप्टाइड है, दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और जो फ्री सी पेप्टाइड है वो रिलीज हो जाता है। ये सी पेप्टाइड क्या हो गया है, रिलीज हो गया। ठीक है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, इन mammals insulin is synthesized as a pro hormone. It needs processing to become mature and functional hormone. ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, आपके पास जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए से क्या बनता है, आपके पास आरएनए बनता है। ठीक है, पहले बनता है आपके पास हेट्रोजीनस आरएनए। ठीक है, जिसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं। ठीक है, मतलब कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर बाद में हम क्या करते हैं, इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं, और वहां पे सिर्फ क्या रहता है आपके पास, जब हमने इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया तो सिर्फ आपके पास कोडिंग सीक्वेंस ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी सेम कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, द प्रो हार्मोन कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड। ठीक है, तो सी पेप्टाइड क्या है, एक्स्ट्रा स्ट्रेच है। दिस इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैचुरेशन इनटू द इंसुलिन। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे हमने इसको आर्टिफिशियली कैसे सिंथेसाइज किया, हमने ई कोलाई का यूज किया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो कंपनी थी, एली लिली कंपनी, अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने 1983 में बेसिकली प्रिपेयर्ड किया 2 डीएनए सीक्वेंस को। ठीक है, अब हमने बेसिकली क्या किया, पहले हमने, मेरे पास ये है मान लो ई कोलाई। ठीक है, इसका यूज किया हमने। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट किया, जो ई कोलाई थी वो क्या कर रही थी, वो प्रो इंसुलिन तो बना पा रही थी। ठीक है, इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा था, प्रो इंसुलिन, मतलब यहाँ पे तीनों चेन्स, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड। ठीक है, तीनों चेन प्रोड्यूस हो रही थी, मतलब ये अलग है और ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, बट जो आपके पास इकोलाई थी वो क्या नहीं कर पा रही थी, वो आपके पास प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट नहीं कर पा रही थी। मतलब किसको नहीं रिमूव कर पा रही थी, वो सी पेप्टाइड को रिमूव नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंसुलिन है, ठीक है, वो किस में रहेगा, प्रो इंसुलिन फॉर्म में ही रह गया, वो इंसुलिन में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, मतलब मैच्योर ही नहीं हुआ। ठीक है, तो जो एली लिली कंपनी थी उन्होंने क्या किया, बेसिकली जो ई कोलाई थी उसमें अलग अलग पेप्टाइड उन्होंने क्या किया, एक पॉलीपेप्टाइड, ए पॉलीपेप्टाइड एंटर कर दिया। ठीक है, इसकी चेन, और एक बी, दूसरा जो आपके पास ई कोलाई था उसमें क्या किया, सेकेंड ई कोलाई में बी पेप्टाइड एंटर कर दिया। ठीक है, दोनों में। अब इन्होंने क्या किया, सी को, यहाँ पे सी को एंटर ही नहीं करवाया ई कोलाई में। ठीक है, इसको एंटर ही नहीं करवाया, इस पेप्टाइड को। एक ई कोलाई में किसको ग्रो करवाया, ए पेप्टाइड को, एक ई कोलाई में किसको ग्रो करवाया, बी पेप्टाइड को। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फंक्शनल थे, और इनको लैब में, ठीक है, इन विट्रो, इनको क्या कर दिया, दोनों पेप्टाइड्स को ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये ही बोला है यहाँ पे, देखो, एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर 2 डीएनए सीक्वेंसेस, 2 डीएनए सीक्वेंस प्रिपेयर किए करस्पॉन्डिंग टू द ए एंड बी चेन ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन, जो किसके साथ करस्पॉन्ड कर रहे थे, ए और बी चेन के जो ह्यूमन इंसुलिन है। दे आर इंट्रोड्यूस इन द प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई, किसमें एंटर करवाया, इकोलाई के प्लाज्मिड में एंटर करवाया, जो प्रोड्यूस करेंगे इंसुलिन चेन। ठीक है, अब प्लाज्मिड में एंटर करवाया तो क्यों करवाया, आपको पता है, जो प्लाज्मिड है वो क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, तो मतलब क्या कर देगा, वो ए और बी चेन की बहुत सारी कॉपीज बना देगा, क्योंकि वो सेल्फ रेप्लिकेट कर रहा है। जितनी बार वो रेप्लिकेट करेगा उतनी बारी क्या होगा, हमारी जो चेन्स हैं, ए और बी चेन्स हैं, वो भी क्या करेंगी, रेप्लिकेट करेंगी। ठीक है, चेन ए एंड बी वर कंबाइंड बाय क्रिएटिंग, और उनको क्या किया, किसके साथ, डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ उनको क्या कर दिया, यहाँ पे इन विट्रो में। ठीक है, दोनों से एक्सट्रैक्ट करके इन विट्रो में उनको क्या किया, बॉन्ड बनाया, और यहाँ से आपके पास क्या हुआ, ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस हो गई। और जो आपके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड जो इंसुलिन प्रोड्यूस हुई है उसको हम बोल देते हैं ह्यूमुलिन। क्लियर है, ठीक है, तो इट इज बेसिकली इतना क्लियर है आपको। Yes, ma'am. ठीक, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे जीन थेरेपी की, ये हम बात करेंगे आपके पास कल। ठीक है,
ये बताओ इतना समझ आया आपको? आज जो हमने पढ़ा उतना समझ आया? उसमें कोई डाउट है तो? नो मैम। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम बेसिकली बात करेंगे यहाँ पे जीन थेरेपी की, ठीक है? और जो आपके पास मेडिकल डायग्नोसिस हैं उनकी बात करेंगे, जिसमें हम बेसिकली एलाइजा के बारे में पढ़ेंगे, पीसीआर के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है? तो आपके पास एलाइजा एक टेक्निक है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। ओके, थैंक यू। हाँ, ये देखिए पढ़ रही है।